हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्यून का एग्जाम है वो बहुत जल्दी होने वाला है और उसकी डेट भी आ चुकी है। तो हम आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। आज हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन लाए हैं जिसको आप सॉल्व करके अपनी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन कोर इंडस्ट्रीज नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के कोर इंडस्ट्रीज में क्या क्या आता है। तो देखिए भारत के कोर इंडस्ट्रीज, देखिए इसमें क्या क्या शामिल है। पहला है पेट्रोलियम एवं रिफाइनरी। क्या है पहला? पेट्रोलियम एवं रिफाइनरी। दूसरा आता है जो वो है कोयला। तीसरा है विद्युत। तीसरा इसमें क्या है? विद्युत है। चौथा क्या है? कच्चा तेल। और पांचवा है वो प्राकृतिक गैस। छठवा क्या है? उर्वरक। सातवां है वो स्टील। और आठवां है सीमेंट। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे भारत के कोर इंडस्ट्रीज में है। तो देखिए इसमें पेट्रोलियम एवं रिफाइनरी, कोयला, विद्युत, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, स्टील और सीमेंट, इन सब जो है वो आता है। तो देखिए इसमें क्या क्या है? कोयला उद्योग, देखिए यहाँ पे भी है। तो कोयला है, लौह इस्पात एवं उद्योग ये भी है, सीमेंट उद्योग भी है। इसमें जो इंडस्ट्रीज में नहीं है वो है चीनी उद्योग। क्या है इसमें? चीनी उद्योग। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन देशों ने नामा 11 का गठन किया है? देखिए मैं आपको बता दूं ये नामा क्या है। नामा। देखिए आवाज बात करो। नामा का फुल फॉर्म होता है नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस। ठीक है, क्या है इसका? नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस ये है नामा, इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में हम इसे कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन की गैर कृषि बाजार पहुंच, ये इसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो देखिए क्या था नामा 11? नामा 11 को जो है औपचारिक रूप से सन 2000 में इसका क्या किया गया था? शुरुआत किया गया था। और इसका काम क्या था? ये क्या काम करती थी? जो विशेष रूप से विकासशील देश थे, कौन से देश? जो विकासशील देश थे उनके लिए ब्याज की निर्यात योग्य वस्तुओं पर ट्रैफिक में कमी या उन्मूलन की मांग करती थी। ठीक है, तो देखिए नामा 11 फिर किसके लिए गठन किया गया था? तो विकासशील देश के लिए। तो विकासशील देश, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उद्यमी हेल्पलाइन किसके लिए स्थापित की गई है? तो देखिए भारत में उद्यमी हेल्पलाइन जो है वो उद्यमी हेल्पलाइन सूक्ष्म, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए इसको स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है, किससे संबंधित है? ग्रामीण शिक्षा से, प्रौढ़ शिक्षा से, शहरी शिक्षा से या प्राथमिक शिक्षा से? तो देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब की गई थी? देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो शुरुआत थी वो वर्ष 1987 में की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराना। क्या था उद्देश्य इसका? देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराना। इसको सुविधाओं को उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। ठीक है, कौन से वर्ष में चालू की गई? तो 1997 में। उद्देश्य क्या था इसका? देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य था। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत में मनरेगा दिवस
कब मनाया जाता है? तो देखिए ये मनरेगा क्या था, मनरेगा को हम फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, रोजगार गारंटी अधिनियम, अधिनियम। देखिए मनरेगा का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो मनरेगा की जो शुरुआत थी वो 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत हुई थी। 2 फरवरी 2006 को क्या किया गया था? इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक, पहले इसका नाम क्या था? देखिए नरेगा, इसे पहले हम क्या बोलते थे? नरेगा के नाम से जाते थे, और नरेगा से मनरेगा, नरेगा से ये नरेगा से मनरेगा नाम कब दिया गया था? तो इसको 2 अक्टूबर 2009 को, कब दिया गया इसको? 2 अक्टूबर 2009 को इसको नरेगा से मनरेगा नाम दे दिया गया था। वर्तमान में इसमें कितने दिनों का रोजगार मिल रहा है मनरेगा में? तो देखिए वर्तमान में 150 दिनों का रोजगार इसमें मिलता है। ठीक है, 150 दिनों का जो है इसमें रोजगार मिलता है। देखिए सबसे पहले जो नरेगा की जो शुरुआत की गई थी, नरेगा की शुरुआत किन्होंने की थी? मनमोहन सिंह ने की थी। मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा इसका प्रस्ताव लाया गया था। कब लाया गया था? 2005 के टाइम पे लाया गया था। ठीक है, फिर 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत की गई। फिर नरेगा से मनरेगा नाम दिया गया 2 अक्टूबर 2009 में इसको। और समूचे देश में इसको कब लागू किया गया था? तो समूचे देश में इसको 1 अप्रैल 2008 से इसको देश में लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 फरवरी को। भारत में मनरेगा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 2 फरवरी 2006 को मनरेगा का शुभारंभ किया गया था। इस कारण 2 फरवरी को मनरेगा एवं रोजगार दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें 200 जिलों को जोड़ा गया था। 2 अक्टूबर 2009 नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा कर दिया गया, और समूचे देश में इसको कब लागू किया? 1 अप्रैल 2008 को इसको लागू कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ की गई थी? ऐसी कौन सी योजना थी जो 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ की गई थी? तो देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करूं तो ये कब प्रारंभ की गई थी? ये 9 मई 2015 को ये प्रारंभ की गई थी। अगर बात करें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की, तो ये कब प्रारंभ की गई थी? ये भी 9 मई को प्रारंभ की गई थी 2015 में। अटल पेंशन योजना ये कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 1 जून को प्रारंभ की गई थी, 1 जून 2015 में इसको भी प्रारंभ किया गया था। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 8 अप्रैल 2015 में इसको प्रारंभ किया गया था। देखिए भारत में कौन सी योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ की गई थी? तो वह है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के लिए धारित विकास लक्ष्य के अंतर्गत 2030 तक मातृत्व मृत्यु अनुपात में प्राप्ति का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? देखिए ये 2030 की बात कर रहे हैं कि मातृत्व मृत्यु क्या होता है? देखिए क्या होता है, 15 से 49 आयु वर्ग की गर्भवती महिलाएं, कौन सी महिलाएं? गर्भवती महिलाएं। क्या होता है इनका? प्रसव के दौरान मृत्यु या प्रसव के पश्चात मृत्यु होने पर, कितने दिन प्रसव के दौरान अगर इनकी मृत्यु हो जाए या प्रसव के पश्चात 42 दिनों के अंदर 42 दिनों के अंदर अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनको मातृत्व मृत्यु कहा जाता है। ठीक है, तो इनको पूछ रहा है कि 2030 तक मातृत्व मृत्यु अनुपात में प्राप्ति का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो उसका जो लक्ष्य है वो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 15 से 49 आयु वर्ग के
गर्भवती महिलाओं की प्रसव के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है या प्रसव के पश्चात 42 दिन के भीतर मृत्यु को, अगर 42 दिन के अंदर मृत्यु हो जाए, या तो प्रसव के दौरान उनकी मृत्यु होती है या प्रसव के 42 दिन के अंदर अगर मृत्यु हो जाती है, उस मृत्यु को हम मातृत्व मृत्यु कहते हैं। ठीक है, इस दर को प्रति लाख में निकाला जाता है, इसमें प्रति लाख में निकाला जाता है। चलिए अगला देखते हैं, भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो देखिए भारत का योजना आयोग जो था ना, वो 1950 में स्थापित हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस मैं आपको एक छोटा सा नोटिस देना चाहूंगी कि हमारे द्वारा एक ऐप शुरुआत किया गया जिसका नाम एजुकेशन हब। ठीक है, ये हमारा ऐप है और आप सभी जान रहे हैं कि अभी प्यून का एग्जाम आने वाला है। इस प्यून एग्जाम के लिए हम क्या लेके आए हैं, टेस्ट सीरीज का आरंभ कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, इस टेस्ट सीरीज को दिला के आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। और इस टेस्ट सीरीज की प्राइस की अगर मैं बात करूं तो मात्र 99 रुपीज, इसका प्राइस कितना है, मात्र 99 रुपीज है। इतने कम रेट में आप इस टेस्ट सीरीज को दिला के अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। हम इस टेस्ट सीरीज में आपके लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लाए हैं जिसको आप दिला के अपनी तैयारी को और बेहतर बना पाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ आप चाहें तो अपने मैथ्स और रीजनिंग को मजबूत बनाने के लिए हम उसका कंप्लीट पैकेज लेके आए हैं। मैथ्स और रीजनिंग का आपको कंप्लीट पैकेज जो है वो पर 1200 रुपए इसका प्राइस है, मात्र 1200 रुपए इसका प्राइस है। पर आपको यहाँ पे 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। कितने का, 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। और 50% डिस्काउंट के बाद आपको सिर्फ 599 रुपए प्राइस में मैथ्स और रीजनिंग का पूरा पैकेज आपको मिल जाएगा, जिसकी तैयारी करके आप अपने मैथ्स और रीजनिंग को बेहतरीन और मजबूत बना सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग जो है वो हर आने वाले एग्जाम में बहुत जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो मैथ्स और रीजनिंग से आते हैं। तो अगर आप अपने मैथ्स और रीजनिंग को मजबूत बना लेते हैं तो आप आसानी से कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आप चाहे तो मैथ्स और रीजनिंग का पैक 599 में और प्यून एग्जाम का टेस्ट सीरीज जो मात्र 99 रुपीज में है, आप उसे परचेस कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसे भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। तो देखिए भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में हम जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं। ठीक है, ये हटा दीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, हिंदू वृद्धि दर किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो देखिए हिंदू वृद्धि दर जो है वो राजकृष्णा के द्वारा प्रतिपादित की गई है। ठीक है, किसके द्वारा, राजकृष्णा के द्वारा। ठीक है, देखिए राजकृष्णा का कहना था कि 1950 से 1980 के बीच, 1950 से 1980 के बीच जो हमारी राष्ट्रीय आय थी, क्या थी, राष्ट्रीय आय, वो कितनी थी, कितनी प्रतिशत थी, 3 से 4% के बीच थी। ठीक है, हमारे 1950 से 1980 के बीच की जो राष्ट्रीय आय थी वो 3 से 4% के बीच थी। जिसका कारण उन्होंने क्या बताया था, जिसका कारण क्या बताया था उन्होंने कि हिंदू परंपराओं को मानना। क्या बताया था उन्होंने, हिंदू परंपराओं को मानना। तो हिंदू वृद्धि दर किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, तो राजकृष्णा के द्वारा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधीवादी योजना निम्नांकित द्वारा तैयार की गई थी। गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा, कस्तूरभाई लाल भाई, जयप्रकाश नारायण या एम.एन. रॉय के द्वारा। तो देखिए गांधीवादी योजना थी वो श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा तैयार की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी, कब अधिकतम थी? देखिए पूछ रहा है कि भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचित
संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी। कब थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 7वीं, 6वीं या 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो देखिए अधिकतम थी वो थी 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में। ठीक है, कब थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में। कितनी थी? तो देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में जो लक्षित दर थी वो थी 5.6%। ठीक है, और वास्तविक प्राप्ति कितने की हुई थी? वास्तविक प्राप्ति की जो प्रतिशत थी वो 6.68% रही थी। आप इसको याद रखिएगा। चलिए, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से सभी अप्रत्यक्ष कर हैं सिवाय, किसके सिवाय अप्रत्यक्ष कर हैं? तो देखिए आप सभी जानते होंगे कि कर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के हैं। पहला तो प्रत्यक्ष कर होता है और दूसरा अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, दूसरा अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कर में कौन सा कर आता है? आपका आयकर आ जाता है। और अप्रत्यक्ष कर में बहुत सारे कर आते हैं। जैसे देखिए सेवा कर हो गया, सेवा कर इसमें अप्रत्यक्ष कर है। मनोरंजन भी इसमें अप्रत्यक्ष कर है। यात्रा भाड़ा भी क्या है? इसमें अप्रत्यक्ष। लेकिन व्यवसाय के जो कर है वो प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो देखिए पूछा निम्न में से सभी अप्रत्यक्ष कर हैं सिवाय किसके? तो देखिए सेवा कर, मनोरंजन कर और यात्री कर ये सभी अप्रत्यक्ष कर है, लेकिन व्यवसाय कर जो है वो प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? ठीक है, कौन सा है जो केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? आयकर, कॉर्पोरेट कर, कृषि आयकर या उत्पादन शुल्क? तो देखिए इसमें जो स्रोत नहीं है वो है कृषि आयकर। ये केंद्र सरकार का स्रोत नहीं है। कृषि कर जो है वो राज्य सरकार का विषय है। ठीक है, किसका विषय है? ये राज्य सरकार का विषय है। ठीक है, पर वर्तमान में कोई भी राज्य इसे नहीं लगाती है। कोई भी सरकार जो है, कोई भी राज्य कृषि आयकर नहीं लगाती है। ठीक, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन एफडीआई तथा एफआईआई से संबंधित है? देखिए निम्नलिखित में से एफडीआई और एफआईआई से संबंधित है। तो देखिए ये एफडीआई क्या होता है? एफडीआई का पूरा नाम क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या है इसका पूरा नाम? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई। ठीक है, और एफआईआई को क्या बोलते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एफआईआई इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, किससे संबंधित है? तो देखिए ये नचिकेता मोर समिति से संबंधित है। किससे संबंधित है? नचिकेता मोर समिति से संबंधित है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एफआईआई विदेशी संस्थागत निवेशक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होते हैं जो अपने देश के लोगों से बड़ी मात्रा में धन एकत्र कर अनेक देशों के शेयर बाजार में निवेश करते हैं। ठीक है, इन्हें हम एफआईआई बोलते हैं। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई किसी विदेशी व्यक्ति या संस्थानिक संरचनाओं द्वारा देश की अधोसंरचना, उद्यमों इत्यादि में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। ये एफडीआई होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2018-19 के प्रथम तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत चालू घाटा के रूप में रिकॉर्ड की गई थी? तो देखिए कितने प्रतिशत चालू खाता के घाटा रूप में रिकॉर्ड की गई थी? तो वह है 2.4%। ठीक है, ये कब था? 18-19 के दौरान। और अगर अभी मैं बात करूं 2020-2021 का, तो चालू खाता अधिशेष कितना है? 2% रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला है,
कृषि से संबद्ध क्षेत्र में निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? कौन सा क्षेत्र है जो शामिल नहीं है? तो देखिए, मैं आपको अपने कई वीडियो में बताया कि जो कृषि है वो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। कौन से क्षेत्र का? प्राथमिक क्षेत्र का। पशुपालन भी है वो कौन से क्षेत्र का हिस्सा है? प्राथमिक क्षेत्र का। और मछली पालन भी प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। लेकिन जो खनन तथा उत्खनन है वो कौन से क्षेत्र का हिस्सा है? तो वो औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र मतलब ये सभी जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के हैं और ये द्वितीयक क्षेत्र का है। ठीक है, और तृतीयक क्षेत्र मैंने आपको तृतीयक क्षेत्र के बारे में बताया था। इसमें क्या आता है? सेवा का क्षेत्र आता है। सेवा में क्या क्या? जैसे शिक्षा आ गया, अस्पताल आ गया, ये सारी चीजें जो है वो तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। ठीक है, तो देखिए, कृषि से संबद्ध क्षेत्र में निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो वो होगा खनन तथा उत्खनन का क्षेत्र, क्योंकि ये द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM से आच्छादित है? तो देखिए, कौन सा राज्य है? तो वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला है, स्वतंत्रता की पूर्ण संध्या पर भारतीय कृषि की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो क्या थी सबसे बड़ी समस्या? वो थी ग्रामीण ऋणग्रस्तता। ये इनकी सबसे बड़ी समस्या थी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैध मुद्रा से तात्पर्य। वैध मुद्रा से क्या तात्पर्य है? तो वैध मुद्रा से तात्पर्य है करेंसी नोट। क्या तात्पर्य है? करेंसी नोटों से। वैध मुद्रा किसको बोलते हैं? करेंसी नोट। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो गाइज, ये आज के हमारे 20 क्वेश्चन थे। आपको ऐसे ही अगर रोज 20 क्वेश्चन देखने हैं और ऐसे ही MCQ देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, सो गाइज, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर आप अगले वीडियो के साथ। और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।